हेलो एवरीवन। आज हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है। बुक से चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की आप समरी डिस्कस करेंगे। तो हमने लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको उसमें से कोई वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे जो हम स्टार्ट करते हैं इसको समरी को जो एक बार रीड करते हैं। तो हमने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में, ब्लड के बारे में पढ़ा, जिसमें अलग अलग एलिमेंट, ब्लड में अलग अलग चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और ए फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा में अलग अलग प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन हमने पढ़े थे। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और क्या होते हैं हमारे पास, प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये चीज़ हमने सब स्टार्टिंग में पढ़ी थी। वर्टिब्रेट्स सर्कुलेट ब्लड, a fluid connective tissue in their body to transport essential substances to cells and to carry weight substances from there। तो क्या करते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो जो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है अपनी बॉडी में। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट एसेंशियल कुछ चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें, कुछ सब्सटेंसेस को जो है सेल के तक जो है पहुंचाना, और वहाँ से जो है जो वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे CO2 उनको जो है वापस लेके आना। एक और फ्लूइड होता है अनदर फ्लूइड, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये भी जो कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड कंप्राइजेज ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा। ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। प्लाज्मा में क्या क्या होता है हमारे पास में, जो है हमारे पास फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन्स जो है क्लॉटिंग के दौरान हेल्प करते हैं, ग्लोबुलिन्स जो है डिफेंस मैकेनिज्म के दौरान, और जो है और जो आपके दूसरा एल्ब्यूमिन्स है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में रोल प्ले करते हैं। और एक सीरम वर्ड होता है, सीरम जो है टर्म होती है प्लाज्मा बिना विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स। तो ये टर्म्स हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBCs पढ़ी, एरिथ्रोसाइट्स। RBCs एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, WBCs जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कंस्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट। ये क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। इनमें अलग अलग इनके हमने साइज देखेंगे, कितने बॉडी में कितना नंबर इनका पाया जाता है। हमने ल्यूकोसाइट्स के आगे फर्दर डिविजन्स देखी थी हमने, जिसमें क्या होता है ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट्स। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो है मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, ईओसिनोफिल्स होते हैं, फिर और बेसोफिल्स होते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं ये ब्लड ऑफ ह्यूमन। उसके बाद ग्रुप में हमने जो डिवाइड किया था ह्यूमंस के जो ब्लड ग्रुप के बेसिस पे ABO ग्रुपिंग होती है हमारे पास। ब्लड ऑफ ह्यूमंस आर ग्रुप्ड इनटू AB एंड O systems based on the presence or absence of two surface antigens AB on the RBC, कि उनमें जो है AB एंटीजन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उनके बेसिस पे हमने जो इसको आगे डिवीजन की है इसकी। Another blood grouping is also done based on the presence or absence of another antigen rhesus factor। RH फैक्टर के बेसिस पे हमने जो RBC पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस में भी हमने RH ग्रुपिंग करी हमने। हम जो है जो O ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। O में भी कौन सा? O नेगेटिव। और AB को हम क्या कहते हैं? AB में कौन सा? AB पॉजिटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। फिर RH ग्रुपिंग जिसमें RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव होगा, जिसके पास है RH पॉजिटिव होगा, जिसके पास नहीं है नेगेटिव होगा। उसमें हमने एक केस पढ़ा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें जो है बेबी मदर का क्या होना चाहिए? नेगेटिव होता है, और बेबी का पॉजिटिव। इसमें अलग अलग केसेस हमने पढ़े थे, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कैसे उसका जो है डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें। द स्पेस बिटवीन द सेल्स इन दिस टिश्यू कंटेन अ फ्लूइड डेराइव फ्रॉम द ब्लड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। उसके बाद टिश्यू फ्लूइड, जब सारा जो यहाँ पे जो स्पेस होता है सेल्स के बीच में टिश्यूज़ में, वहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड जो है जम जाता है, वहाँ पे चला जाता है, लेकिन वो वापस आ जाता है एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस में, एल्ब्यूमिन की वजह से, क्योंकि वो ऑस्मोटिक बैलेंस में रोल प्ले करता है। उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। दिस फ्लूइड ऑल्सो, इसको हम क्या कहते हैं? लिव कहते हैं। ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये जो बिल्कुल जो ब्लड के सिमिलर ही होता है लिम्फ, बट इसमें क्या नहीं होते? प्रोटीन कंटेंट नहीं होता इसमें, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं उसके, उस जैसा होता है, बट इसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती है, जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है उससे, ब्लड से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने जो है ह्यूमन जो है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में बात की। उसमें NA नोड, SA नोड, AV नोड, अलग अलग चीज़ें हमने बात करी, कार्डियक साइकिल के बारे में। ऑल वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जो है प्रॉपर होती हैं हमारे पास। अ सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन हार्ट। क्या होता है हमारे पास? हार्ट होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड द फ्लूइड और ब्लड। ये सारी चीज़ें हमारे जो है पाई जाती है हमारे पास। हार्ट में हमने देखा था चैम्बर्स होते हैं अलग अलग, एट्रियम, ऊपर वाले एट्रिया अलग अलग हैं तो इनको एट्रियम
लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो नीचे वाले होते हैं, और जो है नीचे वाले जो है यहाँ नीचे वाले होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसमें अलग अलग चीज़ें हमने टर्म्स पढ़ी थी। जो आपका जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड का, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। ये टर्म्स पढ़ी है हमने। और वाल्व्स जो करती क्या है, ये जो सिर्फ बैकफ्लो को रोकती है ब्लड की। जो एक बार ब्लड मान लीजिए एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया तो वापस एट्रियम में नहीं जा सकता। और जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कौन सी वाल्व होती है, जो कि वहाँ से जो है खुलती है और ब्लड चला जाता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए एओर्टा के थ्रू, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए वहाँ पे होती है एसएल वाल्व, सेमिलुनर वाल्व्स होती हैं। उसके बाद हमने एसए नोड पढ़ा, एवी नोड पढ़ा। एसए नोड जो है कुछ पैच ऑफ टिश्यूज जो है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में पाए जाते हैं, जो है इम्पल्स जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एसए नोड को हम कहते हैं पेस मेकर कहते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसमें एवी नोड होता है, बंडल ऑफ होता है, प्रोकुंजी फाइबर्स होते हैं, वो भी जो है पल्सेस जो है जनरेट करते हैं। कार्डियक मस्कुलेचर इज ऑल्सो ऑटो एक्साइटेबल। तो ये कार्डियक मस्कुलेचर जो ऑटो एक्साइटेबल है, इसमें जो है ऑटो एक्साइटेबल की बात करें तो हम एस ए नोड जो है हम कह सकते हैं वो भी जो है वो जो है ऑटो एक्साइटेबल होता है। एस एन साइनो एट्रियल नोड एस एन जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितने जनरेट करता है, 70 to 25 टाइम्स पर मिनट में जनरेट करता है। एंड देयरफॉर इट सेट्स द पेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जो है करता है हमारे हार्ट में, पेस एक्टिविटीज़ जो करता है सारी एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करती है। हैंस इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर। इसे हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। द एक्शन पोटेंशियल कॉजेज द एट्रिया एंड देन वेंट्रिकल्स टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। जो एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, जो एट्रिया वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्शन में करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एट्रिया जो वहाँ पे डायस्टोल कंडीशन आ जाएगी एट्रिया की। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन, उनकी रिलैक्सेशन हो जाएगी दोनों की, उसे हम कहेंगे डायस्टोल कहेंगे। उसके बाद जब दोनों की रिलैक्सेशन होने के बाद उसे हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहेंगे। द सिस्टोलिक फोर्सेज द सिस्टोल में क्या होगा, फोर्सेज द ब्लड टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड टू द पल्मोनरी आर्टरी इन आयोटा। जब सिस्टोल होगा तो वो क्या करेगा, ब्लड को फोर्स करेगा एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने के लिए, फिर एंड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के थ्रू जाने के लिए। The cardiac cycle is formed by sequential events in the heart which is cyclically repeated and is called cardiac cycle। हमारे हार्ट में जो कुछ ये sequential events है, जो इवेंट्स जो होते हैं कार्डियक साइकिल में चलते रहते हैं, कार्डियकली जो साइक्लिकली चलते रहते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। अ हेल्दी पर्सन शो 72 सच साइकिल्स पर मिनट, 72 टाइम्स जो है पर मिनट जो है शो करता है। About 70 ml of blood is pumped by each ventricle during a cardiac cycle and is called stroke volume और beat volume। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 70 ml of blood जो हमारे ईच वेंट्रिकल जो है पंप करती है कार्डियक साइकिल के दौरान, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। और जब वॉल्यूम जो है ब्लड पंप करता है, हर एक वेंट्रिकल कितनी वॉल्यूम ब्लड जो है पंप करता है पर मिनट में, उसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट। एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। अप्रॉक्स 5 लीटर जो है होता है ये किसके प्रोडक्ट होता है, जो है कार्डियक आउटपुट, ये जो है प्रोडक्ट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का और हार्ट रेट का। उसके बाद हमने ईसीजी के बारे में पढ़ा। ईसीजी में हमने जो है अलग अलग चीज़ें पढ़ी, ईसीजी पढ़ी, उसमें हमारे पास जो है पी वेव पढ़ी, उनमें डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, उस जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और पी वेव में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। और उसके बाद टी वेव जिसमें क्या होता है, वापस से जो वेंट्रिकल्स जो एक्साइटेड से नॉर्मल में आ जाती है, मतलब रिपोलराइजेशन। टी वेव जो है मार्क करती है सिस्टोल के एंड, जो है हमारे पास जब टी वेव होती है तो एंड हो जाता है हमारे पास सिस्टोल का। The electrical activity of the heart can be recorded from the body surface by using electrocardiograph की वजह से हम जो है ये सब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में चल रही है उसको जो है कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो रिकॉर्डिंग हमें उसके बाद मिली उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, विच इज़ ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में काफ़ी जो है रोल प्ले करता है। जो हमने पढ़ा था क्या ओ आर एस, इस पी क्या ओ आर एस जो है वेव हमारी जो है होती है इस तरह से, ये जो है होती है, यहाँ पे पी हो गया, ये वाला हमारे पास, ये वाली क्या हो गई, ये आर हो गई, और ये एस, और ये वाली टी हो गई। तो ये अलग अलग वेव्स जो है होती है इसमें। तो ये जो है नॉर्मल होती है, तो ये जब हमें दिखाई देती है नॉर्मल होती है, कोई डिजीज़ नहीं होती इस वाले पे। उसके बाद हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। डबल सर्कुलेशन में जो हमने पढ़ा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी में, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, फिर पल्मोनरी जो है वेन में, पल्मोनरी वेन में, और फिर उसके बाद जो है लेफ्ट एट्रियम में। तो इस तरह से जो है इसका फ्लो चलता है।
और जो हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा, आयोर्टा से जो है टिश्यू, टिश्यू से क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा या फिर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो है वो आएगा राइट एट्रियम में। ये फ्लो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन का। तो वही यहाँ पे, यही यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। वी हैव अ डबल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हमारे पास होता है, इनकम्प्लीट नहीं डबल होता है जो है कंप्लीट होता है हमारे पास। दैट टू सर्कुलेटरी पाथवेज नेमली पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट बाय द पंपिंग ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड बाय द राइट वेंट्रिकल से जो है पंपिंग जो है स्टार्ट होगी ब्लड की, विच इज कैरी टू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। उसे जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा उसका, और वापस आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आएगा वो, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा हमारे पास, स्टार्ट्स विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारे पास पंप होगा बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आया, उसके बाद आयोर्टा के थ्रू जो है राइट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, जो उसके बाद आयोर्टा के थ्रू जो है जाएगा हमारी पूरी बॉडी में, विच इज कैरी टू ऑल बॉडी टिश्यूज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द देयर इज कलेक्टेड बाय द वेन्स। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे होगा उसमें CO2 भी होंगी, काफ़ी वेस्ट जो हार्मफुल मटीरियल्स होंगे वो वहाँ से जो कलेक्ट कर लिए जाएंगे वेन्स के थ्रू एंड रिटर्न टू द राइट एट्रियम में जो है वो आ जाएगा। Though the heart is autoexcitable, its function is can moderated by neural hormonal mechanism। जो हार्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास जो है ऑटो एक्साइटेबल होता है, उसमें एस नोट जो पाया जाता है, लेकिन इसके जो फंक्शन, ये फंक्शंस कौन मॉडरेट करता है, न्यूरल हार्मोनल मैकेनिज्म, जिसमें हमने अलग अलग पढ़े, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है चीज़ों को, हार्ट बीट को करता है इंक्रीज, रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की कितनी स्ट्रेंथ है, कार्डियक आउटपुट को भी। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज करता है, जो भी करता है वो डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और जो है कार्डियक आउटपुट भी। तो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स भी हमारे पास कुछ होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, वो भी करती हैं। हमने डिसऑर्डर्स पढ़े, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन के बाद एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और हार्ट फेलियर जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स पढ़ी थी, कार्डियक अरेस्ट जिसमें जब हार्ट जो है स्टॉप कर जाता है बीटिंग, जब स्टॉप हो जाता है बीट करना, हार्ट अटैक जब हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से। तो सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी थी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगी। तो हमने जो समरी डिस्कस कर ली है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 19 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।